stopped a lot of wars. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And सर जय हिंद, अनुपम तिवारी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल 2 बड़े अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति 23 बार ये कह चुके हैं। हाल ही में उनका एक बार फिर बयान आया कि मैंने ही सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच कराया, ट्रेड की धमकी देकर। लेकिन उससे आगे बढ़कर इस बार उन्होंने एक चीज और ऐड की और कहा कि 5 फाइटर जेट जो हैं गिरे हैं, इसकी मुझे जानकारी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पाकिस्तान के गिरे हैं या भारत के गिरे हैं। काफी सोशल मीडिया जो है भारत का वो ये नैरेटिव बनाने में लगा है कि देखिए भारत के 5 फाइटर जेट गिरे, अमेरिका ने कह दिया। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भारत के ही 5 जेट गिरे हैं, क्योंकि 3 से 4 तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के हमने पहले झटके में गिरा दिए थे। तो आप उस डोनाल्ड ट्रंप साहब के इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं ट्रंप? देखिए राजेश, निश्चित रूप से किसी भी संप्रभु देश को इस बात पे चिंता होनी चाहिए कि दूसरे देश का एक राष्ट्रपति, वो भी जो हमारा मित्र देश है, उसका राष्ट्रपति लगातार इस तरह के बयान क्यों दे रहा है। हिंदुस्तान को भी इस बात की चिंता है और जो आप नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रहे हैं वो भी इसी वजह से हो पा रही है, क्योंकि हमको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि भारत का दोस्त होने का दावा किया करते थे कुछ साल पहले तक, वो बिल्कुल से पलटी मार चुके हैं और भारत के ऊपर दबाव डालने का कोई एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि मौका वो ढूंढ रहे हैं कि कहां पर कब जाकर के मैं ऐसा बयान दे दूं जिससे कि भारत बैकफुट पे आ जाए। अब इसके पीछे कारण क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक मेरी समझ है, इस पूरे वाकये को डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस तरह की बातें कर रहे हैं और अब तो वो सीमाएं भी लांघना शुरू कर चुके हैं कि जब तक सीज फायर की बात थी तो हमें उम्मीद थी कि भारत की सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा और इस चीज को निगेट किया जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। लेकिन शायद अपने विदेश मंत्रालय की या अपनी जो भी पॉलिसी मेकर थे, कुछ मजबूरी रही होगी, वो लगातार वो खुल करके उसको निगेट नहीं कर रहे थे। तो इस बात को समझा जा सकता था कि हम अमेरिका के राष्ट्रपति के तर्कों को हम इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि हम उन तर्कों के बिहाफ में अमेरिका से संबंध खराब नहीं करना चाह रहे। लेकिन जब वही राष्ट्रपति इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि सीधे सीधे हमारे दुश्मनों की छवि बेहतर होती है, पाकिस्तान और चाइना की छवि बेहतर होती है, वो दुनिया को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के वार को लेकर के पूरी दुनिया में एक संदेश ट्रंप ये देना चाह रहे हैं कि ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न एक दूसरे के ऊपर परमाणु बम फेंकने ही वाले थे कि मैंने आकर के इनको रोक दिया। और जो रोक ही नहीं दिया बल्कि उनको धमकियां दी, ट्रेड की धमकियां दी। और उसके साथ साथ अब वो ये भी बोलने लगे हैं कि 5-6 एयरक्राफ्ट भी गिरे थे। अब ये समझना कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि दरअसल जो लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी 7 से 10 मई के बीच, उस समय एक लड़ाई इसके पीछे भी चल रही थी जिसके रिजल्ट हमको अब देखने को मिल रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं राजेश जी, वो लड़ाई थी दुनिया भर के आर्म्स डीलर्स की। वो आर्म्स डीलर जो दुनिया भर में अपने हथियार, अपने एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइलें बेचना चाह रहे थे। और भारत और पाकिस्तान की इस लड़ाई में जो वेस्टर्न फ्रंट था, जो कि अब अपने हथियारों को भारत को देना चाह रहा था, पाकिस्तान को देना चाह रहा था, उसको एक सेटबैक महसूस हुआ। उसको यह महसूस हुआ कि भारत ने अपनी सुरक्षा, भारत ज्यादातर अपने डिफेंस सिस्टम से, अपने हथियारों से और कुछ हद तक रशियन ओरिजिन के और फ्रेंच ओरिजिन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों से कर लिया। भारत ने अपना बचाव भी कर लिया और बाद में ऑफेंसिव जो हमने क्रिएट किया तो उसमें भी हमारे ज्यादातर जो हमने हथियार इस्तेमाल किए वो इंडियन ओरिजिन के ही थे और या तो फिर रशियन ओरिजिन के थे, या भारत और रशिया का ज्वाइंट वेंचर था। मैं ब्रह्मोस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जो वेस्टर्न ब्लॉक था, जो हथियार बेचना चाह रहा था, उसको ये लगा कि अगर हम भारत को यहाँ पर हारा हुआ या पिछड़ा हुआ नहीं दिखाएंगे तो हमारे हथियारों को के जो मार्केट है उसके ऊपर एक गहरा आघात लगेगा। इसी वजह से आप देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उसी वेस्टर्न हथियार लॉबी की वजह से इस तरह की बातें बार बार कर रहे हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को इस युद्ध में पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार वो इस तरह इशारा कर रहे हैं कि साहब इस लड़ाई में तो भारत के एयरक्राफ्ट गिर गए, भारत का बहुत नुकसान हो गया, भारत को ये हो गया, वो हो गया, भारत अकेला पड़ गया। तो उस हथियार लॉबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। और ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली एक बहुत बिजनेसमैन है, बहुत ही शातिर बिजनेसमैन है। वो अपने हर चीज को अपने प्रॉफिट एंड लॉस की नजर से देखते हैं। और विदेश नीति के मामले में हमने कहां पे एक गलती करी है
कि हम पिछले 10 सालों से डोनाल्ड ट्रंप को का एक टेन्योर हम देख चुके हैं, दूसरा टेन्योर देख रहे हैं, और हम पिछले 10 सालों से डोनाल्ड ट्रंप को अपना दोस्त मान के बैठे हुए थे और उनकी बातों को निगेट करना हम भूल चुके थे। अब ये हमारे इसमें मैं ये मानता हूं कि जो लड़ाई हुई उसमें डोनाल्ड ट्रंप पश्चिमी हथियार लॉबी को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत जो उनका एक प्रोस्पेक्टिव खरीदार था अब वो नहीं रह गया है। भारत के पास खुद के हथियार हैं, या तो फिर हमारे रशियन ओरिजिन के हथियार हैं, या ज्वाइंट वेंचर के हथियार हैं, या फिर फ्रेंच ओरिजिन के राफेल जैसे एयरक्राफ्ट हैं, जो हमने आपको सफिशिएंट बना दिया कि हम एक साथ 3 मुल्कों के साथ लड़ाई लड़ पाए। जैसा कि हमारे डिप्टी आर्मी चीफ बोल रहे थे, हम केवल पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम 3 मुल्कों से लड़ रहे थे और हमने सफलतापूर्वक लड़ाई करी, उनको अच्छा खासा नुकसान ही पहुंचाया। तो ये मैटर नहीं करता है कि हमारे एयरक्राफ्ट गिरे नहीं गिरे, लेकिन हाँ मैटर ये करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब शटअप बोलने का वक्त आ चुका है। और भारत की जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इस वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को सिरे से नकारा जाए और खुल करके बात करी जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कल से संसद का सत्र चालू होने वाला है और भारत सरकार वहां पर इस बात की घोषणा खुले शब्दों में करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं और वो पश्चिमी हथियार लॉबी की हाथों में खेल रहे हैं। वो सिर्फ अपने बिजनेस को लेकर के बातें कर रहे हैं और भारत का इन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं। लेकिन मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का खंडन नहीं कर पाए, उनसे हम इस प्रकार की उम्मीद करें तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन एक पॉइंट और मैं लेकिन करना पड़ेगा राजेश जी, करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा है नहीं। अब क्या मजबूरी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं खंडन, ये तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन खंडन करना पड़ेगा। अगर भारत की संप्रभुता को अगर ऊपर रखना है तो आपको खंडन करना पड़ेगा। कोई भी विदेशी राष्ट्रपति हमारे ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगा सकता और ये धमकियां तो बिल्कुल नहीं दे सकता कि उसने व्यापार की धमकी दे करके भारत का युद्ध बंद करा दिया। हमारी संप्रभुता क्या है, हमारे देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और वो अगर कहेंगी कि कोई बात कहेंगी तो हम उसको सीरियसली लेंगे। ट्रंप की बात को रोकने के लिए हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, हमारे पास एक राजनीतिक समझ है हमारी, जो कि उसको निगेट करना चाहिए, और नहीं करती है तो हम अपना नुकसान खुद करेंगे। ठीक है। एक पॉइंट और, क्योंकि बड़ी अहम तरीके से बहुत डिटेल से आपने चीजों को समझाया कि क्यों अमेरिका इस प्रकार के बयान दे रहा है। लेकिन एक पिछले 15-20 सालों से लगातार भारत सरकार अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बहुत अच्छा कर रही थी। कोई क्वेड और ना जाने कोमाकासा और लिमोआ जैसे कई भारत और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हुए। लेकिन अचानक से यू टर्न, क्या अमेरिका भारत को चीन के खिलाफ एक मोहरे के तौर पर एशिया में इस्तेमाल करना चाहता था और अमेरिका को लगा कि तमाम कोशिशों के बावजूद भारत मोहरा बनने के लिए तैयार नहीं है, तो अचानक से यू टर्न लिया गया है सर? इसकी इस एंगल से भी चीजों को देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर राजेश जी, हम सबको पता है और मुझे लग रहा है हम और आप कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिका का जो फाइनल ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को कंटेन करना। अमेरिका अगर मिडिल ईस्ट में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव है कि चाइना को कंटेन करना, वो उसका छुपा हुआ निहितार्थ है। और भारत को लेकर के अमेरिका की यह समझ थी कि चूंकि भारत को चाइना से दूर किया जा चुका है, भारत को रूस से भी दूर किया जा चुका है और भारत उस पोजीशन में आ चुका है जबकि अमेरिका की हर बात को वो मान लेगा। और हमने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से ये पिछले 10 सालों में ये किया भी है, अमेरिका की हर बात को मानते रहे, हमने नकारा है ही नहीं। अमेरिका अगर हमको अपना F-35 बेचने के लिए बोलता है तो हम उसको भी नकारते नहीं है कि नहीं साहब, हमें नहीं चाहिए आपका एक बार। अमेरिका अगर हमको कोई भी डील साइन करने के लिए बोलता है, हम मान जाते हैं। अमेरिका अगर क्वाड की रचना करता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि वो एक मिलिट्री अलायंस है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक अलायंस है, जिसका हम क्या करेंगे। अगर आपको चाइना को कंटेन करना है तो आप मिलिट्री अलायंस तो बनाइए। अमेरिका की जो सोच थी हम उसमें फंसते चले गए हैं और हमको उस सोच से निकलने का अभी सही समय। देखिए, अमेरिका ने तो अपना पाला बदल लिया है। अमेरिका समझ गया कि भारत उसके लिए यूजलेस है, भारत चाइना के साथ लड़ाई नहीं करने जा रहा है, भारत हमारे हथियारों को नहीं खरीदने जा रहा है, भारत ब्रिक्स को नहीं बर्बाद करने जा रहा है। तो अमेरिका को लगा यार क्यों हम इसको इतना पैसा दे रहे हैं, क्यों हम इसके साथ अच्छे संबंध रख रहे हैं। और ये बात मान लीजिए कि ये एक बार फिर सत्य हो गया है कि जब आप कूटनीति की बात करते हैं, विदेश नीति की बात करते हैं, कोई आपका परमानेंट दुश्मन, कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं होता, सब अपना अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अमेरिका ने यह साबित कर दिया। जब तक भारत की जरूरत थी, भारत एक बहुत बड़ा बाजार था, तब तक भारत में वो निवेश करते रहे और आज एक झटके में अपना निवेश भी बाहर ले जा रहे हैं। एक झटके में अपनी सारी कंपनियों को यहाँ से निकालना चाह रहे हैं और भारत को एकदम से पूरे विश्व मानचित्र में अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत को सबक लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जाकर के चाइना से दोस्ती कर लीजिए, लेकिन रिश्तों में, विदेश नीति में ये जो हमने गलतियां करी हैं 10 सालों में, कि हम बिल्कुल से अमेरिका के, इजराइल के पिछलग्गू की भूमिका में आ गए थे।
हम जी उन सारे मसलों पर जो परंपरागत हमारे मसले थे, अब फलस्तीन का मुद्दा ले लीजिए, ईरान का मुद्दा ले लीजिए, हम उन उन मसलों पर अपने आप को हमने अब्सटेन करना शुरू कर दिया था, जिसका खामियाजा हमको आगे चल के भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप अमेरिका के कहने पर आपने पाकिस्तान से तो लड़ाई लड़ी, क्योंकि वो तो भाई हमारा दुश्मन है, लेकिन हमने क्यों नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, मालदीव से, इनसे हमारे संबंध कैसे खराब हो गए? तो ये हमको सोचना पड़ेगा, और इसके लिए एक बहुत ज्यादा माइंड स्पॉटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि अब ऐसे काम चलने वाला नहीं है। अगर अब महाशक्ति आपके बारे में ऐसा ख्याल रखती है इस जियो पॉलिटिक्स में, तो आपको संभलने का वक्त आ चुका है और आपको फिर से अपने तमाम चीजों को सही करना पड़ेगा। जी एक सवाल मेरा और जिस पे थोड़ी सी बात मैं आपके साथ चाहूंगा, क्योंकि खबरें आई हैं कि भारत ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है। मैक 8 की स्पीड से वो दुश्मन के ऊपर हमला करेगी, और ब्रह्मोस की सफलता के बाद ब्रह्मोस एनजी पे भी काम जारी है, लेकिन अब ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल की भी तैयारी है। खबरें तो यहां तक है कि जो एएमसीए बनेगा, जो कि भारत का स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, उसके अंदर जो है ये ब्रह्मोस को भी ब्रह्मोस हाइपरसोनिक को तैनात किया जाएगा। तो किस प्रकार से इस बड़ी अहम पहल को आप देख रहे हैं? क्योंकि एक बात तो साबित हो गई है कि ब्रह्मोस अचूक है। फिलहाल पाकिस्तान, चाइना के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो ब्रह्मोस को रोक पाए। देखिए राजेश, अगर हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के समय से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो निश्चित तौर पर एक अलग ही लेवल पर जा चुका है अब, और अब उसमें लगातार उसमें तरक्की ही करनी है, क्योंकि जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हो रहा है, वो सब चीजें हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी में आ रही है, दुनिया देख रही है। ब्रह्मोस तो सिर्फ एक उदाहरण है, ब्रह्मोस तो एक उदाहरण है कि अब आपने खुद ही बता दिया कि उसके निशाने अचूक थे, उसको किसी भी रडार से पकड़ना मुश्किल था, उसको किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना असंभव है। तो भारत ने दिखा दिया कि ब्रह्मोस जैसी चीज हम पहले बना चुके हैं, तो अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमको नए नए और संसाधन बनाने पड़ेंगे, और तेजी से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स ये कह रही है कि अब आपको कोई भी जो आपके तथाकथित दोस्त हैं, उनसे जी आपके संबंध तो अब इस समय बहुत अच्छे नहीं है, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत की जो सोच थी, उसमें तेजी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और यहाँ पर आपको ब्रह्मोस जैसे हथियारों का जबरदस्त मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, न सिर्फ उनको इस्तेमाल के लिए, बल्कि दुनिया में उनकी एक मार्केट भी आपको बनानी पड़ेगी, ताकि आप उनको बेच सके और कुछ पैसे कमा सके। तो इस लिहाज से जो भारत की जो रणनीति है, वो सही लग रही है, लेकिन रणनीति में समस्या सिर्फ वहीं आ जाती है कि हम कभी कभी बहुत लेट कर देते हैं चीजों को, जिसके ऊपर हमारे एयर चीफ मार्शल ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि जो चीजें हमको समय पर नहीं मिल पा रही, उनको बाद में मिलने से कोई फायदा होता नहीं है। अब बिल्कुल। अगर हम ब्रह्मोस बना रहे हैं, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं, एनजी जिसको आप बता रहे थे, ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में हमारी एक जबरदस्त कामयाबी होगी। और जो हमारी जो साइंटिफिक जो सोच है, और उसमें जो हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक बेहतर तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, और उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि हमारे हमारे पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है। हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमारे जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट हम लड़ाई कर सके। हमारे पास साइबर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगला युद्ध जो है साइबर का ही होगा, ये भी सबको पता चल जी गया है। वर्चुअल दुनिया में युद्ध लड़े जाएंगे, एआई का इस्तेमाल होगा, हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा देश है, हमारी बहुत ज्यादा लंबी सीमाएं हैं, तो उसके ऊपर लगातार आपको काम करना पड़ेगा। और ब्रह्मोस जैसे हथियार ये हमें एक भरोसा देते हैं कि हमारे पास वो क्षमता है, बस सही तरीके से सही चीजों को अलाइन अगर किया जाएगा, तो हम अपनी क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है विदेशी हथियारों की, लेकिन बिल्कुल। हाँ, अगर हम उसी को अब एक अचीवमेंट मान करके बैठ जाएंगे, तो फिर आगे हम स्टक अप हो जाएंगे। हमको इसके ऊपर लगातार काम करना पड़ेगा, और जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमको उस टेक्नोलॉजी को अपने हथियारों में लाना पड़ेगा। और तभी आप देखेंगे कि बदलते हुए वक्त में अब चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। आपको एक जी चाइना को, आप भले ही आपका दुश्मन है, लेकिन उसकी अचीवमेंट्स को आप नकार नहीं सकते। चाइना सिक्स एग्री। जनरेशन एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा है, चाइना उसके ऊपर की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, तो हमको भी उसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है राजेश। ठीक। और ये भी है कि जिस प्रकार से हमने इजराइल हमास की जंग देखी, या ईरान इजराइल की जंग देखी, या भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखा, एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है कि मिसाइलें आपको ज्यादा से ज्यादा बना के रखनी होगी, और इतनी मिसाइलें कि वो चंद घंटों के अंदर दुश्मन को पंगु कर दें। और आई होप कि भारत सरकार इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार भी कर रही होगी। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम तिवारी सर, आप आए और तमाम मुद्दों पे आपने बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच राजेश, थैंक यू सो मच।